आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मेरे महबूब एपिसोड 4। सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। और मधुसिस भारती जी, शिल्पा जी, आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। रंजना जी, मीनू जी, शालिनी जी, उज्जवल जी, राजवीर जी, अजय जी, सुदेश जी, इंदू जी, हनीफ जी, शशि जी, तस्नीम जी, हर्षित जी, सरला जी, प्रीति जी, निर्मला जी, मोनिका जी, गजाला जी, आयुषी जी, आप सभी को भी ढेर 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 सारा शुक्रिया जी। सभी दोस्तों का साथ ऊर्जा से भरपूर है। चलिए तो आप देखते हैं युवराज क्या कर रहे हैं। युवराज पूरी रात उसके बेड के पास ही बैठे रहे और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाते, कभी उसके बालों में हाथ घुमाते। उन्हें अपने दिल की कैफियत समझ नहीं आ रही थी। बड़ी ही अजीब कश्मकश में थे वो। उसके चेहरे को गौर से देखते रहे। ऋतिक को भी दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। उसके घर वालों को ऋतिक के जेब में पड़े उसके मोबाइल से रात में ही फोन कर दिया, जिससे उसके घर वाले रात में ही हॉस्पिटल आ गए। युवराज पूरी रात जागते रहे और श्रद्धा की देखभाल करते रहे। सुबह सवेरे ही श्रद्धा को होश आ गया। उसने अपनी गर्दन हिलाई और युवराज के हाथ में अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की तो उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। युवराज ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा और उसका हाथ धीरे से छोड़कर बेड पर रखा और पूछा, श्रद्धा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से गर्दन हिलाकर चारों तरफ देखा। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे उसे रात की घटना याद आ गई। अपने हाथ में ड्रिप लगी देख वह समझ गई कि वो अभी हॉस्पिटल में है। युवराज ने इंस्पेक्टर को फोन करके श्रद्धा के होश में आने की खबर दे दी। उतनी ही देर में नर्स ने आकर श्रद्धा को चेक किया, उसके लिए दूध और चाय मंगवाया, जिसे युवराज ने धीरे से उसको बिठाकर अपने हाथों से उसे पिलाया और फिर नैपकिन से उसका मुंह साफ किया। वो युवराज को अपनी केयर करते देख ध्यान से देख रही थी। युवराज का उसके लिए फिक्रमंद होना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो आंखों में ढेर सारा प्यार लिए लगातार युवराज को ही देखे जा रही थी। कुछ पल के लिए वो अपना सारा दर्द भूल गई। उसको खुद को देखता पाकर युवराज भी उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिए और अपने पलकें झपकाकर सब ठीक है कि सांत्वना दी। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर साहब वहां आ गए और श्रद्धा से पूछताछ करने लगे। श्रद्धा, तुम अपना बयान देने के लिए कंफर्टेबल हो? जब उसने हाँ में गर्दन हिला दिया तो इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम यूनिवर्सिटी के पीछे जहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां से मिली हो, तुम वहां कैसे पहुंची? वो 2 मिनट चुप रही, जैसे कि सोच रही हो कि कहाँ से बताना शुरू करे। फिर उसने अटक अटक कर बोलना शुरू किया। कल दोपहर में जब हम सारे फ्रेंड्स के पीरियड में गार्डन में ग्रुप स्टडी कर रहे थे, तब एक लड़का मुझे आकर बोला कि वत्स सर ने पुरानी लाइब्रेरी में मुझे बुलाया है, क्योंकि नए असाइनमेंट के लिए सभी स्टूडेंट्स को टीम में डिवाइड किया है और मेरी टीम के मेंटर वत्स सर हैं। इसीलिए उस लड़के ने कहा कि वत्स सर ने टीम के सभी स्टूडेंट्स को पुरानी लाइब्रेरी में बुलाया है। तब मैं उस लड़के की बात पर विश्वास करके पुरानी लाइब्रेरी चली गई। मैं जब वहां पहुंची तो लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद था और अंदर से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद अंदर मीटिंग चालू हो गई है, इसीलिए मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। लेकिन मेरे अंदर पहुंचते ही पीछे से किसी ने मुझ पर हमला किया। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो किशोर था। मैं मार्शल आर्ट्स जानती हूँ, इसीलिए उसको मारकर ज़मीन पर पटक दिया। लेकिन तब कमरे में मौजूद 5-6 लड़कों ने एक साथ मुझ पर हमला किया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत से उनके साथ फाइट किया, लेकिन तभी मैं कुछ समझ पाती हूँ उसके पहले ही एक हाथ मेरे पीछे से मेरे मुंह पर आया और एक रुमाल मेरी नाक पर रख दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मेरी आंखों के आगे चीज़ें घूमने लगी और मेरी सुध-बुध खो गई और अंधेरा छा गया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कहाँ गई, कहाँ से मिली और मुझे कहाँ ले जाया गया, मुझे कुछ नहीं पता। बोलते हुए श्रद्धा कमजोरी की वजह से हाँफने लगी तो युवराज ने उसे पानी पिलाकर वापस बेड पर लिटा दिया। बस एक लास्ट क्वेश्चन मिस श्रद्धा, ऋतिक वहाँ कैसे पहुँचा? इंस्पेक्टर ने उसकी हालत देखते हुए ज़्यादा पूछताछ ना करने का सोचा। ऋतिक का नाम सुनकर श्रद्धा चौंक गई। ऋतिक? वो वहाँ क्यों आया और कब? इंस्पेक्टर की अनुभवी आंखों ने भांप लिया कि श्रद्धा को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, इसीलिए उसने उठते हुए कहा,
आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं ऋत्विक से पूछताछ करने ही जा रहा हूँ, तो उसी से सब पता चल जाएगा। श्रद्धा ने इंस्पेक्टर को पूछा, सर किशोर को सज़ा तो होगी ना, या फिर वो अपने पापा के रसूख से छूट जाएगा? उसे सज़ा ज़रूर होगी, तुम निश्चिंत रहो। अब चाहे विधायक आए या फिर कोई नेता, उसे कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने उसको जवाब दिया तो वो सुनकर मुस्कुरा दी। युवराज उन दोनों की बातचीत सुनते रहे। इंस्पेक्टर अब पूछताछ के लिए ऋत्विक के पास गया। उसको भी होश आ गया था। इंस्पेक्टर ने वहाँ एक कुर्सी पर बैठकर पहले ऋत्विक को गौर से देखा। उसको भी काफ़ी चोटें लगी थी, उसे भी बहुत मारा गया था। वो मार की वजह से ही बेहोश हो गया था। इंस्पेक्टर ने अपनी पूछताछ शुरू की। ऋत्विक, तुम यूनिवर्सिटी के पीछे न्यू कंस्ट्रक्शन एरिया में क्या कर रहे थे? श्रद्धा के साथ तुम वहाँ कैसे पहुँच गए और तुम्हें किसने मारा? तब ऋत्विक ने बड़ी तकलीफ से इंस्पेक्टर के प्रश्नों के जवाब दिए। सर, कल जब गार्डन में वो लड़का श्रद्धा को वर्थ सर की मीटिंग के लिए पुरानी लाइब्रेरी में बुलाने आया तो मुझे कुछ शक हुआ, क्योंकि उस लड़के को मैंने एक दो बार किशोर के साथ देखा था और श्रद्धा की किशोर के साथ पहले लड़ाई हो गई थी, इसीलिए मुझे उस लड़के पर शक हुआ। जब श्रद्धा पुरानी लाइब्रेरी में गई तो कुछ देर बाद मैं भी चुपके से पुरानी लाइब्रेरी में गया। वहां जाकर मैंने देखा कि श्रद्धा बेहोश और किशोर और उसके ग्रुप के कुछ लड़के श्रद्धा के साथ मज़े लूटने की बातें कर रहे थे। मैं तुरंत उन लोगों के पास गया और श्रद्धा को छोड़ देने के लिए कहा, तो वो लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। मैंने अकेले ही उसको उठाया और बाहर ले जाने लगा। तब वो लोग मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैंने भी उनका विरोध किया, लेकिन वो लोग संख्या में 5 थे और मैं अकेला, इसीलिए ज़्यादा देर विरोध नहीं कर पाया। उन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, लेकिन शाम के समय मेरी बेहोशी टूटने लगी। तब मैंने देखा कि वो लोग श्रद्धा को उठाकर कहीं ले जाने के लिए निकल रहे थे। तब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस उठा और उनका विरोध करने लगा। उन लोगों ने फिर मेरे साथ मारपीट की और मैं फिर से बेहोश हो गया। उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैं होश में आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के इस रूम में पाया। इंस्पेक्टर ने गौर से उसे देखा और उठ खड़े हुए और कहा, ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो तुमसे फिर पूछताछ के लिए आऊँगा। जी ज़रूर सर, मैं श्रद्धा की और कानून की मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब को ऋत्विक से पूछताछ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने थाने आकर किशोर और उसके दोस्तों के खिलाफ FIR जो लिखवाई थी, उसके आधार पर इंस्पेक्टर ने उन सभी से कड़ाई से पूछताछ की। किशोर को 2-4 डंडे मारे। इंस्पेक्टर की कड़ाई और डंडों के आगे किशोर टिक नहीं पाया और उसने सब उगल दिया। उसने बयान दिया कि जब पहली बार मैंने श्रद्धा की रैगिंग ली तो उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझसे डांस करवाकर मेरी बेइज्जती की। मैं उसके साथ बदला लेने के लिए मौका ही तलाश रहा था। मैंने उसकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स को अपने साथ मिला लिया। उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स को टीम में डिवाइड किया गया था, इसीलिए मुझे मौका मिला तो मैंने वर्थ सर की टीम मीटिंग के बहाने उसको उसकी ही क्लास के एक लड़के से कहकर पुरानी लाइब्रेरी में बुलवा लिया। वहाँ कोई आता जाता नहीं है, वो लाइब्रेरी खाली पड़ी है। वो जब लाइब्रेरी में आई तो हम सब ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से करती है, इसीलिए हम सभी पर भारी पड़ने लगी। तब मैंने उसे क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर दिया, लेकिन उसके पीछे ऋत्विक भी आ गया। वो हमसे श्रद्धा को छोड़ने के लिए लड़ने लगा तो हमने उसे भी मारा और उसे बेहोश कर दिया। हमारा प्लान उसकी इज्जत लूटने का था, लेकिन वो काम दिन में और लाइब्रेरी में नहीं हो सकता था और श्रद्धा की कार भी पार्किंग में पड़ी रहती थी, तो उसके कॉलेज में ही रह जाने का शक किसी को भी हो सकता था। इसीलिए प्लानिंग के अनुसार मैंने श्रद्धा के पर्स से उसकी कार की चाबी निकाली और कार लेकर कॉलेज से निकल गया। क्योंकि मेरी और श्रद्धा की कार एक जैसी है, इसीलिए कार को कोई शक नहीं हुआ। कार ले जाकर मैंने हमारी फैक्ट्री में रख दी। फिर कुछ देर बाद मैं चुपके से वापस कॉलेज आ गया। हम शाम ढलने का इंतज़ार करने लगे। शाम ढलने के बाद जब सब लोग कॉलेज से चले गए तब हमने श्रद्धा को उठाया और यूनिवर्सिटी के पीछे न्यू कंस्ट्रक्शन एरिया में बने कमरों में ले जाने लगे। क्योंकि ये एरिया बहुत पीछे है तो किसी को भी आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसीलिए ये हमारे लिए एकदम सेफ जगह थी। लेकिन उसी वक्त ऋत्विक होश में आ गया और वो फिर हमसे श्रद्धा को छुड़वाने के लिए लड़ने लगा। तब हमने उसको इतना पीटा कि वो वापस बेहोश हो गया। हमने श्रद्धा के साथ ऋत्विक को भी उठाया और नए बने कमरे में लाकर कुर्सी से बांध दिया और उसके साथ मज़े लेने के बारे में प्लानिंग कर ही रहे थे कि आप वहाँ बोलकर किशोर ने बात अधूरी छोड़ दी और अपनी नज़रें झुका ली कि मैंने वहाँ आकर तुम्हारा प्लान फेल कर दिया, तुम्हारे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए, है ना?
बोलते हुए इंस्पेक्टर ने गुस्से में लाल पीले होते हुए कसकर एक जोर का डंडा किशोर को मारा। किशोर हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर के आगे गिड़गिड़ाया और कांपते हुए रोते हुए बोला, मैंने सब कुछ सच सच तो आपको बता दिया, अब मुझे क्यों मार रहे हो? तब इंस्पेक्टर ने गुस्से से दांत पीसते हुए अपने दोनों हाथों से किशोर और उसके एक दोस्त की गर्दन पकड़ ली और कहा, तुम लोग 2-4 डंडों से रो पड़े तो उन लड़कियों की तकलीफ के बारे में सोचो जो तुम लोग उनको देते हो। वो लड़कियां कैसे इतनी तकलीफ सहन करती होंगी? तुम जैसे राह से भटके हुए आदमी अपने मजे के लिए लड़कियों को उम्र भर की तकलीफ दे देते हो। उसका कोई एहसास है तुम लोगों को? तुम्हारी इन करतूतों से कई लड़कियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो कई लड़कियां जिन्हें तुम लोगों ने बर्बाद किया है उनकी जगह एक दिन तुम्हारी बहन होगी और उसे बर्बाद करने वाले तुम्हारे जैसे कपूत ही होंगे और तुम्हारी बहन भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी, सिर्फ तुम जैसे वहशी दरिंदों की वजह से। ये सुनकर सभी लड़कों की नजरें नीची हो गई और इंस्पेक्टर ने आगे रोष से कहा, तब तुम लोग अपनी बहन बेटियों से आंख नहीं मिला पाओगे और ना ही उनके लिए न्याय मांग पाओगे, ये बात याद रखना। कहते हुए इंस्पेक्टर ने उनकी गर्दन छोड़कर जोर से झटका दिया, जिससे वो दोनों नीचे जमीन पर गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए साहब, अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे, ये हमारी आखिरी गलती थी। वो पांचों रोते हुए इंस्पेक्टर के आगे गिड़गिड़ाने लगे। इंस्पेक्टर ने क्रोध से कांपते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सुनकर पांचों ने सर उठाकर हैरानी से इंस्पेक्टर को देखा और इंस्पेक्टर ने आगे कहा, ये तुम्हारा अपराध था, एक लड़की के अपहरण का और बलात्कार की कोशिश का। उसकी इज्जत को तो तुमने तार तार कर ही दिया होता अगर हम समय पर नहीं पहुंचते, और ऐसे अपराध के लिए सजा ही मिलती है, माफी नहीं। तुम लोगों के खिलाफ तो ऐसे केस बनाऊंगा कि दुनिया की कोई अदालत तुम्हें रिहा नहीं कर सकती। बोलते हुए इंस्पेक्टर गुस्से से पैर पटकते हुए निकल गए। किशोर समेत वो पांचों लड़के अपनी करनी पर अफसोस करते रह गए। हॉस्पिटल में युवराज ने श्रद्धा से पूछा, श्रद्धा, अभी तक तुम्हारे घर पर खबर नहीं की गई है, क्या मैं तुम्हारे पापा को फोन करके तुम्हारे बारे में बता दूं? उसने नाम में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं युवी, मेरे घर पर मत बताओ। पहली बात तो पापा भी यहाँ इंडिया में नहीं है, वो लंदन गए हैं और ये खबर सुनकर वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे और फिर ये बात मीडिया में चली जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। दूसरी बात, मुझे तुम्हारा मेरी केयर करना अच्छा लग रहा है, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। बोलते हुए उसकी आंखों में चाहत का समुंदर लहराने लगा। युवराज से उसकी नजरों की तपिश सहन नहीं हुई तो उन्होंने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। पूरा दिन युवराज उसके पास बैठे रहे और दिन भर छोटी छोटी चीजों में उसकी देखभाल करते रहे। शाम को श्रद्धा और ऋतिक को डिस्चार्ज मिल गया। ऋतिक को उसके घर वाले अपने साथ ले गए और श्रद्धा को युवराज घर ले आए। उसके घर का ताला खोलकर अंदर बेड पर लेटाया और उसके खाने पीने का इंतजाम करने लगे। अनजान राही, मैं इस हालत में यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे अभी उठने में सहारा चाहिए, उसने बेबसी से युवराज से कहा। उसका कहना भी सही था, क्योंकि उसके घाव अभी भरे नहीं थे। उसके शरीर पर पोर पोर दर्द कर रहा था। वो अब कई बार प्यार से युवराज को अनजान राही भी बुला लेती थी। तब युवराज सूप का बॉल लेकर उसके पास गए। धीरे से श्रद्धा को उठाया और तकिए के सहारे बैठाकर उसे सूप पिलाते हुए बोले, तुम फिक्र न करो श्रद्धा, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ऑफिस से, दिन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रात में कुका आंटी तुम्हारे साथ रुक जाएगी, मैंने उनसे बात कर ली है और वो रात में तुम्हारे साथ रुकने को तैयार हैं, और फिर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। कौन सा मीलों दूर घर है हमारा? युवराज की बात सुनकर श्रद्धा मुस्कुराने लगी। उन्होंने अपने ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। पूरा दिन वो उसके साथ रहते, पूरे मन से उन्होंने उसकी देखभाल की, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते, समय से दवाइयाँ देना, घावों पर मरहम लगाना, ये सब वो बड़े मनोयोग से करते। उनकी देखभाल से उसके घाव जल्दी भरने लगे और ऊपर से युवराज का साथ पाकर श्रद्धा फूले नहीं समाती, जिससे वो जल्दी रिकवर कर रही थी। उसके फ्रेंड्स भी रोज़ मिलने आते, उसका और मन लग जाता उनके आने से। वो सभी युवराज से भी मिलते। एक दिन जब युवराज अपने पोर्शन में थे तब उसकी एक फ्रेंड निम्मी ने श्रद्धा से पूछ ही लिया, श्रद्धा, ये हैंडसम कौन है, तेरी बहुत केयर करते हैं? तब श्रद्धा ने चमकती आंखों और बड़े गर्व से जवाब दिया, ये मेरे फ्रेंड युवराज हैं, बगल वाले पोर्शन में रहते हैं, मेरे बेहद खासम खास दोस्त हैं, वो मेरे दिल के बेहद करीब। कहते हुए उसकी आंखों में दुनिया जहां का प्यार सिमट आया। बहुत हैंडसम है वो, बिल्कुल हॉलीवुड हीरो जैसे, लेकिन उम्र में थोड़े बड़े नहीं है क्या? निम्मी ने कहा, जिस पर श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराती रही और गुनगुनाने लगी,
ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। उसके गुनगुनाने पर निम्मी चौंक गई और माथे पर बल डालकर पूछा, क्या क्या कह रही है तू? ना उम्र की सीमा हो का क्या क्या मतलब है? उस पर श्रद्धा जोर से हंसी और बोली, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ गाने गुनगुना रही हूँ। निम्मी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, श्रद्धा, इसके बात की क्या तूने? उस बेचारे ने तुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हाँ, मैंने बात की थी उससे, उसका फ़ोन आया था। वो सच में मेरा सबसे अच्छा और सच्चा बेस्ट फ्रेंड है। उसने सच्ची दोस्ती निभाई है। ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उस पर निम्मी ने कहा, मुझे ऋत्विक का मामला दोस्ती से कुछ ज़्यादा लगता है यार। क्या मतलब? श्रद्धा ने चौंकते हुए पूछा। मतलब कि ऋत्विक सिर्फ दोस्त ही नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि वो तुझे प्यार करता है। मैंने कई बार उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। जिस तरह से वो तुझे देखता है, उसकी नज़र से पता लगता है कि वो तुझे प्यार करता है। क्या कुछ भी बोल रही है यार? नहीं, सच कह रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं कभी। वो मेरा अच्छा दोस्त है, दैट्स इट। श्रद्धा के जवाब पर निम्मी खामोशी से उसको देखती रही, कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद सभी फ्रेंड्स निकलने लगे कि तभी युवराज वहां आ गए, तो निम्मी उन्हें घूरने लग गई। युवराज ने देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने निम्मी से इशारे से पूछा, क्या हुआ? तब निम्मी ने कुछ नहीं में गर्दन हिला दी और युवराज ने भी अपने कंधे उचका दिए। अब तक श्रद्धा भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। उसके घाव भी काफी कुछ भर चुके थे। किशोर और उसके दोस्तों को अपहरण के साथ बलात्कार की कोशिश में सजा हो गई थी। किशोर के विधायक पापा भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि किशोर और उसके दोस्तों ने इकबाल जुर्म कबूल कर लिया था। एक दिन शाम को मौसम बहुत खराब हो गया। बादल जोरों से गरज गरज कर और बिजलियां कड़क कर मूसलाधार बारिश करने लगे। इतने मौसम खराब में श्रद्धा की कुक भी रात में रुकने के लिए नहीं आई। श्रद्धा और युवराज ने साथ मिलकर हल्का फुल्का खाना बना लिया और दोनों ने साथ में खाकर किचन भी साफ कर लिया। उसके बाद युवराज अपने पोर्शन में चले गए और अपने नॉवल लिखने में बिजी हो गए कि तभी अचानक लाइट चली गई। युवराज ने मोमबत्ती जला दी और लाइट आने का इंतजार करने लगे। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने श्रद्धा को देखकर चौंक गए। अरे श्रद्धा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं आ जाता। तब उसने घबराते हुए कपकपाती आवाज़ में जवाब दिया, यूवी, जब बिजलियाँ कड़कती हैं और बादल गरजते हैं तब मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं मॉम की गोद में छुप जाऊं, और अभी तो वो ऊपर से लाइट भी चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आज की रात तुम्हारे पास यहाँ रुक जाऊं? लेकिन तुम तो मार्शल आर्ट की चैंपियन हो, फिर भी बादल और बिजली से डरती हो? युवराज ने आश्चर्य से पूछा। युवराज की इस बात पर वो झुंझला उठी और चिढ़कर बोली, यूवी, ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है? हर इंसान किसी न किसी चीज़ से डरता ही है। मैं बचपन से ही बादल गरजने और बिजली कड़कने से डरती हूँ। बचपन में तो मैं डरकर मॉम के गोदी में छुप जाती थी, और मार्शल आर्ट का इससे क्या लेना देना? अब मैं बादलों और बिजली से तो मार्शल आर्ट नहीं लड़ सकती ना। तुम ये सब छोड़ो, क्या मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ रुक जाऊँ? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। लेकिन युवराज एकदम हैरानी से बोले, तो तुम यहाँ 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 तुम रात में कैसे रुक सकती हो? मेरे साथ रात में कैसे रुक सकती हो? उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। श्रद्धा की वैसे ही डर से हालत खराब हो रही थी। ऊपर से युवराज की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकती? तुमको मुझसे डर लगता है क्या? मैं तुम्हें खा जाऊंगी क्या? नहीं, वो बात नहीं है श्रद्धा, लेकिन तुम और मैं अकेले ऐसे कैसे एक घर में रह सकते हैं? युवराज ने फिर से हड़बड़ा कर कहा। तब श्रद्धा ने शांति से जवाब दिया, ये बात मैं भी समझती हूँ यूवी, लेकिन मेरी कंडीशन भी तो समझो। अगर मैं अकेली अपने घर में रही तो इन कड़कती बिजली और गरजते बादलों से डरकर मर जाऊंगी। सुबह तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी फिर। मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो युवराज।
वो कुछ पल सोचते रहे, फिर दरवाजे के सामने से हट गए और श्रद्धा से बोले, आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम मेरे बेडरूम में सो जाना और मैं हॉल में सोफे पर सो जाऊंगा। तुमको जो करना है करो, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे घर में शरण दे दो। बोलते हुए श्रद्धा तीर की भांति उनके घर में घुस गई। युवराज ने फिर कुछ पल सोचा और दरवाजा बंद कर दिया। वो अंदर जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। युवराज अंदर आए और उसको खिड़की के पास खड़े देखा। वो खिड़की के एक तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल नीचे तक झूल रहे थे और दोनों हाथ खिड़की पर टिके हुए थे। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा नूर बरसा रहा था। चापलक उसे देखते रहे। उसका साइड पोज उनको बहुत अट्रैक्टिव लगा। जैसे ही वो वापस पीछे मुड़ने को हुई कि तुरंत ही युवराज ने रोक दिया। नहीं श्रद्धा, मुड़ना मत। जब तक मैं ना कहूँ तब तक वैसे ही खड़ी रहना, बिल्कुल मत हिलना। उसने भी कुछ नहीं पूछा और चुपचाप खड़ी रही। युवराज तुरंत दौड़कर अपना ईजल स्टैंड ले आए और उस पर कैनवास लगाया। अपने पास एक मोमबत्ती और जलाकर उसके प्रकाश में उसका पोर्ट्रेट बनाने लगे। श्रद्धा को बिना देखे अंदाज़ा लग गया था कि युवराज उसका पोर्ट्रेट बना रहे हैं। वो करीबन 2 घंटे तक बिना हिले डुले खड़ी रही। तब तक बादलों का जोर और बढ़ गया। बिजलियों का कड़कना और बरसात जारी ही रही। युवराज की ब्रश की खटर पटर जारी रही। वो एकदम नेचुरल पोज बना रहे थे। 2 घंटे बाद युवराज ने उससे कहा, श्रद्धा, अब तुम मुड़ सकती हो। वो घूमकर युवराज के पास आई और कैनवास में अपना पोर्ट्रेट देखा तो देखती ही रह गई। कुछ पल तो उसका मुंह खुला का खुला ही रहा और आंखें बड़ी रही। फिर बोली, वाओ युवी, तुमने क्या पोर्ट्रेट बनाया है, इट्स अमेजिंग। वो मुंह पर हाथ रखे आंखें फाड़ कर पोर्ट्रेट को देखती रही। मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। तुम एक लाजवाब लेखक के साथ साथ एक बेमिसाल चित्रकार भी हो युवी। वो पलकें झपका कर बोली। युवराज ने वो पोर्ट्रेट बनाया ही ऐसा था कि पूरी जान डाल दी थी उसमें। लग ही नहीं रहा था ये कि पोर्ट्रेट है। मोमबत्ती के प्रकाश की शेडिंग भी उन्होंने गजब की बनाई थी। उसके बाद पर युवराज मुस्कुरा दिए और बोले, ऐसा कुछ खास नहीं बनाता हूँ जितनी कि तुम तारीफ कर रही हो। बस शौक है तो कुछ ऐसे ही बना लेता हूँ। और हाँ, अपना मुंह बंद कर लो वरना बरसाती मच्छर कीड़े मुंह में घुस जाएंगे। कहते हुए युवराज जोर से हंसे। श्रद्धा ने भी हंसते हुए उनके पीठ पर एक मुक्का जड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, चलो अब सो जाओ। तुम अंदर बेडरूम में सो जाओ, मैं यहाँ हॉल में सोफे पर सो जाता हूँ। कुछ काम हो तो मुझे आवाज़ लगा लेना। और रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। रूम का दरवाज़ा क्यों अंदर से बंद कर लो? क्या तुमको खुद पर विश्वास नहीं है? अकेली लड़की देखकर नीयत बिगड़ जाएगी क्या? अनजान राही साहब प्लस ग्रेट पेंटर। श्रद्धा ने उनके कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए छेड़ा। युवराज ने भी उसके कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए कहा, नहले पर देहला मारा। मुझे खुद पर तो विश्वास है, लेकिन तुम पर विश्वास नहीं। मुझे अकेला देखकर कहीं तुम्हारी नीयत बिगड़ गई तो, मेरी इज्जत लूट ली तो, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढकते हुए कहा और बदले में युवराज ने फिर से उसका मुक्का खाया। वो पैर पटकते हुए बेडरूम में चली गई और युवराज हंसते हुए सोफे पर लुढ़क गए। वो उसकी नादानी पर मुस्कुराते रहे और उसकी हर एक बात याद करते करते उन्हें कब नींद ने अपनी आगोश में ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह देर से जब उनकी आंख खुली तो फर्श पे निगाह पड़ते ही वो हैरान रह गए। श्रद्धा नीचे जमीन पर चादर बिछाए सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए थे। होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी, शायद कोई प्यारा ख्वाब देख रही थी। उसे मुस्कुराते देख युवराज के होठों पर भी बरबस मुस्कुराहट आ गई। बड़ी ही प्यारी सी और मासूम लग रही थी। वो सोफे से धीरे से उठकर उसके करीब बैठे और उसके बालों को उसके चेहरे से अलग किया। ये बेडरूम से बाहर कब आई और कब यहाँ आकर नीचे जमीन पर सो गई? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इसे जमीन पर सोता देख यकीन नहीं आता कि ये अरबों की संपत्ति के वारिस है। बहुत सिंपल लड़की है। वो उसे निहारते हुए मन ही मन उसकी तारीफ करने लगी। फिर उन्होंने देखा वो दोनों पैर सिकोड़ कर सोई है। शायद उसे ठंड लग रही है क्योंकि चादर उसके पैरों के पास नीचे पड़ी हुई थी। उन्होंने उसके पैरों के पास पड़ी चादर को धीरे से उसको ओढ़ा दिया और फिर खुद दबे पांव किचन में चले गए और कॉफ़ी बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किचन में आवाज़ ना हो, लेकिन बर्तन तो बजे बिना मानते ही नहीं। गुड मॉर्निंग, किचन के दरवाजे से आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर श्रद्धा खड़ी थी। तुम उठ गई? तुम रात में हॉल में कब आई?
और नीचे ज़मीन पर क्यों सो गई? मुझे उठा देती, मैं बेडरूम में चला जाता, या फिर तुम्हारे लिए नीचे बिस्तर बिछा देता। युवराज ने एक साथ कई प्रश्न पूछ लिए। श्रद्धा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर युवराज ने फिर से पूछा, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हारे अगले प्रश्न का इंतजार कर रही हूँ। तुम एक साथ सारे सवाल कर लो, फिर मैं जवाब देती हूँ। उसने अलसाए हुए अंदाज में अंगड़ाई लेते हुए जवाब दिया। उसे अंगड़ाई लेते देख युवराज की पलकें झपकना ही भूल गई हूँ। वो अपलक उसे निहारते रह गई। सुबह में उसकी खूबसूरती में जो इजाफा हो गया था। ओके, मैं 1 बाय 1 सवाल का जवाब देती हूँ। मैं हॉल में इसीलिए आई क्योंकि रात में मुझे बहुत ज़ोरों से बादल गरजे थे और बिजलियाँ भी ज़ोरों से कड़क रही थी। लगता था जैसे कि यहीं गिर जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं हॉल में आ गई और तुम्हारे ही सोफे के पास नीचे ज़मीन पर सो गई, जिससे तुम पास रहो तो मुझे डर नहीं लगे। मैंने तुमको नहीं उठाया क्योंकि तुम गहरी नींद में सो रहे थे और मैं तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तीसरा सवाल का जवाब, मैं नीचे ज़मीन पर सोई क्योंकि वो मेरी इच्छा थी, बोलकर वो हंस पड़ी। युवराज ने उसे देखकर नाक में गर्दन हिला दी। आज संडे है ना? उसने जैसे युवराज को इन्फॉर्म किया। हाँ तो क्या हुआ? कल सैटरडे था तो आज तो संडे ही है, युवराज ने बेपरवाही से जवाब दिया। तो हुआ ये कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि संडे को तुम मुझे नैनीताल घुमाने ले जाओगे। उसने आंखें नचाई। युवराज ने गर्दन घुमाकर अच्छे से उसको ऊपर से नीचे तक घूरा और देखा। अभी भी उसके घाव दिख रहे थे। युवराज ने उससे कहा, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, घूमने कैसे जा सकती हो? अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तब श्रद्धा ने बच्चों के जैसे ठुनकते हुए कहा, यूवी, मैं ठीक हूँ और जब घूमने जाऊंगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। मैं घर में आराम कर करके बोर हो गई हूँ यूवी, प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ यूवी, उसने छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। युवराज ने उसको एक प्लेट में पोहा और कॉफ़ी देते हुए कहा, चलो ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम 9 बजे निकलेंगे। घूमने जाने की बात सुनकर उसको तो जैसे पर लग गई। शताब्दी एक्सप्रेस की तरह उसने फटाफट अपना नाश्ता और कॉफ़ी ख़त्म की और अपने पोर्शन की तरफ भागी। उसे ऐसे देख युवराज के लब हंसे बिना ना रह सके। वो 15 मिनट में तैयार होकर युवराज के घर आकर बोली, चलें यूवी? युवराज तब बालों में कंघी कर रहे थे। उन्होंने मुड़कर हैरानी से श्रद्धा को देखा और कहा, दुनिया में पहली ऐसी लड़की देखी है जो 15 मिनट में तैयार हो गई। अब तुम 5 मिनट बैठो, मैं बाल बना कर आता हूँ। श्रद्धा ने भी बिना समय गवाए तुरंत जवाब दिया, मैंने भी दुनिया में पहला ऐसा लड़का देखा है जिसे तैयार होने में लड़की से भी ज़्यादा समय लग रहा है। बाल बनाने में भी लड़की से ज़्यादा नखरे हैं। कहते हुए उसने मुंह पिचका दिया। उसके एक्सप्रेशन देखकर युवराज के मुंह से हंसी फूट पड़ी। श्रद्धा, तुम बातों में तो बिल्कुल उधार नहीं रखती हो। उसने भी जवाब में एटीट्यूड से अपने टॉप के कॉलर ऊंचे कर दिए। युवराज ने फटाफट अपने बाल बनाए और अपनी ओपन जीप की चाबी ली और उससे कहा, चलो, और दोनों घूमने निकल पड़े। युवराज के पास एक ओपन जीप थी जो नैनीताल के पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ और घुमावदार रास्तों पर चलने के लिए बिल्कुल सही थी। दोनों जीप में बैठ गए। तब श्रद्धा ने उनसे पूछा, यूवी, हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? युवराज ने कहा, हम हमारे घूमने की शुरुआत माँ नैना देवी के दर्शनों से करेंगे। इस बात पर वो बहुत खुश हो गई। ने कहा, जिससे मेरी यात्रा एक सुपर्णखा के साथ सही सलामत हो, इसीलिए हम सबसे पहले माँ नैना देवी के मंदिर जाएंगे। इतना सुनते ही श्रद्धा का पहरा हाई हो गया। उसने गुस्से से युवराज को घूरा। से सॉरी फॉर कॉलिंग मी सुपर्णखा, अदरवाइज आई विल किल यू। वो भी युवराज के छेड़ने के मज़े लेने लगी और उन्हें डराने लगी। सॉरी, ओके ओके, अब वो सब छोड़ो। अब वो बहुत खुश हो गई और आगे बोली, पता है अनजान राही, मुझे बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं माँ नैना देवी के दर्शन करने जाऊं, और देखो आज मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। युवराज ने जीप स्टार्ट कर नैना देवी के मंदिर की ओर बढ़ा ली। कुछ ही देर में वो दोनों माँ नैना देवी के मंदिर के बाहर खड़े थे। मंदिर के बाहर दुकानों से श्रद्धा ने पूजा का सामान लिया और दोनों अंदर चले गए। मंदिर में माँ नैना देवी की पूजा कर रहे दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े हो गए। मंदिर का नाम पौराणिक कथा से मिलता है कि देवी सती की आंखें नयन इस स्थान पर गिरी थी जो भगवान विष्णु ने उनके शरीर को 51 अलग अलग हिस्सों में काट दिया था। युवराज ने मन ही मन माँ नैना देवी से प्रार्थना की, हे माँ, इंदु के जाने के बाद आज पहली बार आपके दर पर आया हूँ। इस मासूम लड़की के साथ आया हूँ क्योंकि इसके दुख के आगे मुझे मेरा दुख बहुत कम लगा। इस मासूम का आप हमेशा ख्याल रखना
और इसकी हर इच्छा पूरी करना। इसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। इसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। इसे ज़िंदगी में बहुत प्यार मिले, इसकी हर इच्छा पूरी हो, ऐसा आशीर्वाद इस मासूम को देना माँ। इधर श्रद्धा ने आंखें बंद करके हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की। माँ, मेरी मॉम को आपने अपने पास बुला लिया। मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। पापा उस फैशनेबल को मेरी ज़िंदगी में ले आए तो भी मैंने आपसे कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन अब मेरी एक ही इच्छा है कि युवराज यानी मेरे महबूब मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएं। मैं बस उनके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से युवराज ने मुझे बचाया और मेरी केयर की, उतना मेरी मॉम ही कर सकती थी। अब युवराज ने मेरे दिल और ज़्यादा जगह बना ली है। अब मैं उनके सिवाय किसी को नहीं सोच सकती। मैंने आपसे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई कंप्लेन नहीं की और ना ही कोई डिमांड की, लेकिन अब बस मेरी एक ही डिमांड है कि मुझे युवराज चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो मैं आपसे ज़रूर कंप्लेंट करूँगी और आपसे कभी बात नहीं करूँगी। माँ प्लीज़ प्लीज़ युवराज को मेरी ज़िंदगी में दे दो, प्लीज़ माँ। प्रार्थना करके उसने धीरे से आंखें खोल दी। कैसा अजीब इत्तेफाक है कि श्रद्धा ने अपनी प्रार्थना में युवराज को मांगा और युवराज ने अपनी प्रार्थना में श्रद्धा की हर इच्छा पूरी करने की विनती की। दोनों माँ के दर्शन करके बाहर आ गए। दोनों जीप में बैठ गए। तब युवराज ने कहा, अब हम इको केव गार्डन जाएंगे। कुछ ही देर में दोनों वहां पहुंच गए। झूलती बगीचों एवं संगीतमय फव्वारों के लिए प्रसिद्ध यह गुफा 6 छोटी गुफाओं का मिश्रण है, जिन्हें जानवरों के आकार में बनाया गया है। वहाँ छोटी छोटी गुफाएं देखकर श्रद्धा बहुत रोमांचित हो गई। वो दोनों सभी 6 गुफाओं में गए। वो बहुत संकरी गुफाएं हैं, लेकिन अंदर पेट्रोलिंग लैंप लगे होने से अंदर जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वहाँ घूमकर श्रद्धा बहुत आनंदित हो गई। बाहर आकर दोनों ने आइसक्रीम के मज़े लिए। वो उत्साहित होकर युवराज से बोली, युवी, मुझे तुम्हारे साथ घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम स्नो व्यू पॉइंट जाएंगे। वहाँ हम जीप और रोप दोनों से जा सकते हैं और हम जीप से ही जाएंगे, जिससे रास्ते के सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का भी लुत्फ उठा सके। और दोनों जीप में बैठकर स्नो व्यू पॉइंट की तरफ चल दिए। रास्ते के लिए श्रद्धा ने वेफर्स ले लिए। वो एक वेफर अपने मुंह में डालती और एक युवराज के मुंह में डालती जाती। रास्ते के दोनों तरफ देवकार, ओक और चीड़ के पेड़ और घने जंगल जन्नत का एहसास करा रहे थे। इन रास्तों से मुग्ध होकर श्रद्धा ने गाना चला दिया। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा। राज उस गाने में पूरी तरह से खो गए। गाने के बोल उनके दिल को प्यार की बारिश से ऐसे भिगोने लगे कि अनजाने में उन्होंने श्रद्धा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और धीरे धीरे उसका हाथ सहलाने लगे। श्रद्धा उनकी इस हरकत पर खोई हुई मुस्कुराती रही। जैसे ही स्नो व्यू पॉइंट आया, युवराज को होश आया और उन्होंने ब्रेक मारा। तब उन्हें ध्यान आया कि उनका हाथ श्रद्धा के हाथ पर है। उन्होंने एकदम से अपना हाथ हटा लिया। हमेशा मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती हूँ, आज तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, हिसाब बराबर, कहते हुए जीप से उतरकर भाग गई। युवराज ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेराया। जब दोनों पॉइंट पर पहुंचे तो वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उसके मुंह से रोमांच से चीख निकल गई, वाह, ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग। स्वर्ग भी इससे ज़्यादा क्या सुंदर होगा। इतनी खूबसूरत जगह पर लाने के लिए युवी तुमको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। उसने युवराज को फ्लाइंग किस कर दी। युवराज हैरानी से उसे देखकर नाम में गर्दन हिलाने लगे। दूध जैसे बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, मन को लुभा लेने वाला दृश्य। वो खुशी से उछल पड़ी। स्नो व्यू पॉइंट है ही इतना खूबसूरत, जो भी वहां जाता है दंग रह जाता है। लगता है धरती की पूरी खूबसूरती यहाँ आकर सिमट गई है। दोनों ने वहां पर बहुत सारे फोटो खींचे और बहुत सारी सेल्फीज ली। युवराज ने चुपके से उसके बहुत सारे फोटोज खींच लिए और वीडियो बना लिए, जिसमें वो कभी भागती नजर आ रही है तो कभी उछलती नजर आ रही है। उसके मन उन पलों को युवराज ने कैद कर लिया। अब तक शाम होने को आ गई तो दोनों वापस चल दिए। श्रद्धा, अब हम नैनी झील जाएंगे। वहाँ पर शाम को ही बोटिंग करने का मज़ा आता है और झील के चारों ओर पहाड़ों के ऊपर ढलानों पर जलते
बल्बों तथा झील के किनारे लगे हुए अनेक बल्बों की रोशनी झील में पानी में जादुई एहसास कराती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है। दोनों नैनी झील पर आ चुके थे। ये झील देखने में नैनी यानी आँख के आकार की लगती है। दोनों कुछ देर वहाँ किनारे पर बैठे रहे। फिर दोनों ने बोटिंग की। बोट के अंदर श्रद्धा बिल्कुल छोटी बच्ची बन गई। उसने झील में हाथ डालकर पानी लेकर युवराज पर उछालना शुरू कर दिया। उजली ज़मीं, नीला गगन, पानी पे बहता शिकारा। उसे ऐसा करते देख युवराज भी हाथ में पानी लेकर उस पर उछालने लगे। सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। कुछ ही देर में दोनों में कंपटीशन हो गया कि कौन किसको ज्यादा गीला करता है। ये देखकर कश्ती वाला भी उनके मजे लेने लगा। युवराज ने अपना फोन कश्ती वाले को दिया और उन दोनों की फोटो खींचने को कहा। श्रद्धा और युवराज ने साथ में अलग अलग तरह के पोज में बहुत सारी फोटो खिंचवाई। बोटिंग करके जब दोनों झील के किनारे पर आए तो वो खुशी के मारे युवराज के गले लग गई और युवराज से बोली, यूवी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे आज बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। मेरा दिल आज खुशियों से भर गया। ऐसा लग रहा है कि समय यहीं पर रुक जाए। क्या पता कल ये खुशियाँ हो ना हो। उसके एकदम ऐसे गले लगने से युवराज थोड़े से हिचकिचाए, पर फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोले, हाँ श्रद्धा, खुश तो आज मैं भी बहुत हूँ। इनफैक्ट बहुत सालों बाद मैं खुश हुआ हूँ। मैं तो जैसे खुशी क्या होती है ये भूल ही गया था, लेकिन आज तुमने वापस मुझे खुशियों से मिलवा दिया। थैंक्स श्रद्धा। वो युवराज से बिल्कुल चिपक कर खड़ी थी, जिससे उसकी धड़कनें युवराज साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। उसकी धड़कनें सुनकर युवराज की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। वो एक पल में उसमें जैसे खो सी गई। कुछ देर वो दोनों ऐसे ही खड़े एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते रहे। फिर युवराज ने उसको खुद से अलग किया। श्रद्धा, सभी लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन वो फिर से युवराज से चिपक गई और अपने होंठ युवराज के कानों के करीब कर सरगोशी की। देखने दो, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी का डर नहीं। बस मुझे खुशियों के ये पल जी लेने दो, कहकर उसने कस के युवराज को पकड़ लिया। जारी है, देखते रहिए मेरे महबूब।